हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज को लेकर कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2, जो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो जो था वो एनसीईआरटी सीरीज का पहला वीडियो था। उसमें हम लोगों ने क्लास 6 हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर किया था, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पहले के ज़माने के लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और भी बहुत कुछ। उन लोगों का ट्रेड कैसा था, कॉमर्स क्या था, वहाँ के किंग कैसे थे, वो लोग कहाँ पे अपनी बायोडाटा लिखते थे, अपने दिन की जो पर्सनल डायरी होती थी कहाँ लिखते थे, ये सब के बारे में मैंने वहाँ पे थर्डली एनालाइज किया है, थर्डली डिस्कशन किया है। तो आप वो वीडियो को देखें। अगर वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, सीरीज है, तो आप पूरा देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 2। और सबसे पहला है तुषार स्ट्रेंज जर्नी। तो ये जो पार्ट होता है ये एक छोटा सा स्टोरी टाइप होता है, जो हमें समझने में और आसानी होती है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे समझ के लिए की गई है, तो मैं ये पढ़ूंगा और थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सो तुषार स्ट्रेंज जर्नी। Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago, and that people began using buses a few decades later?" तो तुषार एक छोटा सा बच्चा है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कजिन की वेडिंग के लिए। तो वो ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहा था। तो वो विंडो सीट में बैठ के बाहर देख रहा था, सीनरीज देख रहा था। तो उनके उसके अंकल ने उसे कहा कि तुम्हें पता है ये ट्रेन 150 साल पहले से स्टार्ट की गई। उससे पहले के लोग जो थे वो सिर्फ नॉर्मली वॉक करते थे, वॉक करके ट्रैवल करते थे, या कोई और चीज यूज करके ट्रैवल करते थे। और जो बसेस है वो ट्रेन के 10 बहुत साल बाद निकाली गई। तुषार wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite. तो तुषार के दिमाग में और सबके दिमाग में यही चलने लगा कि अगर तब के ज़माने के इंसान इतनी जल्दी अगर ट्रैवल नहीं कर सकती थी, आज के ज़माने में तो प्लेन भी है। प्लेन क्या, आज के ज़माने में रॉकेट से भी इंसानों को मार्स तक पहुंचाने की बात की जा रही है, मून पर इंसान चले गए। तब के ज़माने में क्या जहाँ पे जन्म होता था वहीं वहीं पे रह जाते थे। तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि तब के ज़माने के लोग कैसे हंटिंग करते थे, कैसे गैदरिंग करते थे, और क्या वो माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और अगर जाते थे तो कैसे जाते थे। तो देखते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। पहले के ज़माने के लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunters and gatherers. तो 2 मिलियन ईयर्स अगो जो इंसान रहते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारा सब कॉन्टिनेंट मतलब पूरे एशिया, जो साउथ एशिया की बात की जा रही है, सब कॉन्टिनेंट। सो यहाँ पे जो इंसान रहते थे उनको हंटर एंड गैदरर्स कहते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो ये नाम उनको क्यों दिया गया, हंटर एंड गैदरर्स क्यों दिया गया नाम? क्योंकि वो लोग दो ग्रुप के लोग होते थे, एक ही समाज के होते थे, एक ही ग्रुप के होते थे, लेकिन उनके बीच दो ग्रुप अलग अलग होती थी। जो एक ग्रुप हंटिंग करती थी और एक ग्रुप गैदर करती थी। तो बहुत ऐसे थे जिनको हंटिंग नहीं आती थी। हंटिंग मतलब शिकार करना, और गैदरिंग मतलब
फॉरेस्ट में जाके, जंगलों में जाके या आसपास के कोई भी इलाके में जाके फूड ढूंढ के निकालना, खाना इकट्ठा करना, या और भी बहुत कुछ नेसेसरी आइटम्स जैसे कि लकड़ी जो आग जलाने की काम आती है, ये सब इकट्ठा करना, वाटर इकट्ठा करना, ये काम गैदरर्स का होता था। छोटी छोटी चीजें वो इकट्ठी करती थी। और हंटर जो होते थे वो जाके हंटिंग करती थी। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। तो हंटर क्या करते थे, जो जंगली जानवर होते थे उनको शिकार करते थे, मछलियां की शिकार करते थे और बर्ड्स को भी शिकार करते थे। और जो गैदरर होते थे वो फ्रूट्स, रूट्स होती है वो वेजिटेबल जो मिट्टी के नीचे होती है, जैसे कि पोटैटो, नट्स, अखरोट, बादाम, सीड्स, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स, ये सब चीजें गैदर्स लोग इकट्ठे करते थे, गैदर करते थे। इसे इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है हंटर एंड गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजन फॉर दिस। सो हंटर और गैदरर कभी भी एक जगह पे नहीं रुकते थे। वो लोग हमेशा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते रहते थे। अब ये सवाल होगा कि क्यों मूव करते थे, अगर उन्हें एक प्लेस में सब कुछ मिल जाता था तो क्यों मूव करते थे। पहला रीजन यही है कि उन्हें एक जगह पे हर चीज अनलिमिटेड नहीं मिलता था। सो देखते क्या है। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस। सो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इंसान एक प्लेस में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पे जो रिसोर्सेस है, प्लांट रिसोर्स, एनिमल रिसोर्स, वो अनलिमिटेड नहीं होती। अब जैसे कि आप मान लीजिए आप एक जगह पे टेंट लगा के वहां पे रह रहे हो, आप एक एरिया में रह रहे हो, आपके आसपास एक दो पेड़ है जो एक टाइप के फल आपको देते हैं, आप वो फल खाते हो। लेकिन वो पेड़ वो फल कब तक दे सकती है, जब वो फल का सीजन आएगा तभी वो देगी। वो सीजन चला गया तो वो पेड़ भी वो फल उगाना बंद कर देगी। तब आपको वो जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाने पड़ेंगे जहां पे आपको दूसरे पेड़ मिले। सो ये एक रीजन है जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे। और दूसरी रीजन ये है कि एनिमल्स जो है, जो हंटिंग की जाती थी, वो एनिमल्स भी एक जगह से दूसरे प्लेस से ट्रैवल करते रहते थे। तो एक एनिमल कोई एक जगह पे हमेशा के लिए नहीं रहती थी, उसे भी, उन लोगों को भी वहां से हटना पड़ता था, जाने पड़ता था। वो भी फूड की तलाश में एक प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में जाते थे। तो अब जो हंटिंग करते हैं वो भी वो एनिमल्स को फॉलो करते। अब वो एनिमल जहां पे जाके बसेरा बना रही है, इंसान भी उसके आसपास ही बसेरा बनाती है ताकि वो उसे हंट कर सके और वहां के आसपास के रिसोर्स को इकट्ठा करके, गैदर करके खा सके और रह सके। सो सेकेंड इज, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल। छोटी छोटी जानवरों के पीछे भी जाती थी, जैसे कि कोई खरगोश हुआ या फिर बहुत कुछ है। और डियर्स होते हैं, विल्डबीस्ट होती है, इनके पीछे भी जाती थी, जो वाइल्ड विल्डबीस्ट होती है, वाइल्ड डियर जो होती है, वाइल्ड एनिमल्स, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movement. So deer और वाइल्ड एनिमल्स जो जो है वो लोग ग्रास लीव्स के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करती थी, तो उनके पीछे पीछे इंसान भी ट्रैवल करती थी। और तीसरी रीजन है, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different season, so people may have moved from seasons to season in search of different kinds of plant। तो ये मैंने पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर लिया कि कुछ कुछ ट्रीज, प्लांट ऐसे होती है जो एक सीजन में ही वो फ्रूट को उगाती है, अब वो दूसरे सीजन में वो फ्रूट नहीं उग सकती। सो इंसानों को सीजन देख के दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, समर सीजन यहाँ तो विंटर सीजन कहीं और फोर्थ रीजन है, पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल, प्लांट एंड एनिमल को वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स। While many rivers and lakes are perennial, others are seasonal। तो ऐसे बहुत रिवर होती है, ऐसी बहुत लेक होती है जो पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब क्या है? पेरेनियल का मतलब है
जो पूरे साल तक बहती रहती है, जो रिवर पूरे साल तक बहती है, जो लेक में पूरे साल तक आपको वाटर मिल जाएगा, वो होती है पेरेनियल। लेकिन ऐसी बहुत सी रिवर होती है या लेक होती है जो कोई एक सीजन में आपको वाटर देती हो। जैसे कि आप कोई ठंड एरिया में जाते हो, ऐसे जगह पे जहां पे बर्फ बहुत गिरती हो, तो वहां की जो रिवर है या वहां की जो लेक है वो बर्फ के अंदर दब जाती है, वहां पे बर्फ जम जाती है, आप वो रिवर को यूज नहीं कर सकते, तो आपको कोई गर्म जगह पे जानी पड़ती है। और वही वही बर्फ वाली जगह समर में आपको वो रिवर और वो लेक प्रोवाइड करती है, तो वो सीजनल रिवर हो गया, सीजनल लेक हो गया। सो इस वजह से भी इस वजह से भी पीपल को एक दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons. So जो ड्राई सीजन होती है जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन, उस हिसाब से पीपल को मूव करना पड़ता था। सो हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? सो ये क्वेश्चन बहुत ही आस्क किया जाता है कि हम ये सब पीपल के बारे में कैसे जानते हैं। सबसे पहला आंसर यही है, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो इंसान जो हिस्ट्री को लेके पढ़ाई करते हैं, जो हिस्टोरिक प्लेस में जाते हैं, जो बहुत पुरानी जगह होती है वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके रिसर्च करती है, एक एक पत्थर, एक एक प्लांट को रिसर्च किया जाता है, वो लोग होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और उनको जब निशान मिलते हैं तब के इंसान के रहने का, तब वो बता पाते हैं कि तब के पीपल ऐसे थे। सो archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. So archaeologists को ऐसी बहुत सी चीजें मिली जो हंटर और गैदरर्स लोग बनाती थी और यूज करती थी। It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. So तब के जो हंटर्स और गैदरर्स थी वो लोग कुछ हथियार यूज करती थी और वो हथियार पत्थर से, लकड़ी से और हड्डियों से बनाई जाती थी। सो स्टोन, वुड और बोन से बनाई जाती थी, लेकिन जो स्टोन वाली हथियार होती थी, पत्थर वाली, वो सबसे ज्यादा सरवाइव की, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में आई। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन and scrap bark and hide animal skins, chop fruits and root. So ऐसी बहुत सी स्टोन टूल्स है। स्टोन टूल्स मतलब पत्थर की जो नाइफ होती है, छुरी होती थी, उससे वो लोग मीट को काटते थे, बोन काटती थी, ट्रीज के जो स्क्रैप होते थे वो काटा जाता था, जो फायर के काम आती थी, आग जलाने के काम आती थी, या फिर छोटी सी घर बनाने में। एंड एनिमल स्किन्स, जो हाइड्स होते थे, एनिमल स्किन, जिसको वो लोग ओढ़ के पहनते थे या फिर जिसके ऊपर वो सोते थे ताकि उन्हें गर्मी मिले, और वो लोग फ्रूट भी काटते थे। सो स्टोन टूल्स का बहुत यूज था। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. So बहुत कोई लकड़ी में लगा के स्पीयर बना लिया या फिर एरोज बना ली जो हंटिंग में काम आती थी। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और दूसरी टूल्स जो होती थी वो लकड़ी काटने की काम आती थी, जिसे आग जलाने के लिए यूज किया जाता था। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। वुड और भी बहुत कामों में यूज आती थी, जैसे कि कोई घर बनाना, छोटी सी घर बनाना, या फिर और भी बहुत कुछ, और भी बहुत सारे टूल्स बनाने के लिए। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 below. All the places marked with the red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers. So ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर की जो ट्रायंगल है, जैसे कि भीमबेटका, फिर नीचे में हुंगसी एंड कर्नोल केव्स, ये जो 3 जगह है, ये 3 जगह में से आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर्स एंड गैदरर्स लोग की एविडेंस मिली है, जैसे कि टूल्स मिली है और भी बहुत कुछ मिली है। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन मैप। सो ये जो 3 जगह है, ये थोड़ी बोल सकते हैं थोड़ी बड़ी जगह है जहां पे वो लोग का ज्यादा एविडेंस मिला है, लेकिन उनका एविडेंस और भी बहुत जगह पे मिला है जो ये मैप में नहीं शो किया गया है। Many sites were located near source of water such as river and lakes. So बहुत सारी साइट थी, बहुत सारी साइट जहां पे हंटर्स और गैदरर रहते थे, वो रिवर्स और लेक्स के
बगल में मिली ताकि उन्हें वाटर की प्रॉब्लम ना हो, उन्हें वाटर मिलती रहे. A stone tool were important. People tried to find places where good quality stone was easily available. और उन्हें स्टोन भी चाहिए होता था, तो आसपास जहाँ पे बहुत सारे स्टोन मिलती थी वो लोग वहां पे भी रहते थे. तो ऐसी जगह वो लोग ढूंढते थे जहाँ पे आसपास बहुत सारी स्टोन्स हो, आसपास बहुत सारी लकड़ियां भी मिल जाए, आसपास रिवर या लेक भी मिल जाए, और खाने के लिए पेड़, फ्रूट्स, वेजिटेबल भी मिल जाए. सो रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस. सो तब के जमाने की लोगों की एक और खासियत थी रॉक पेंटिंग. वो लोग रॉक में पेंटिंग बनाते थे. कभी कोई जानवर की पेंटिंग बनाते थे ताकि जब दूसरे कोई हंटर्स या गैदरर आए तो उन्हें ये पता चले कि यहाँ पे आपको एनिमल मिलेगा. Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो ये जो आपको केव दिख रही है, ये केव आपकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली है. और ये केव में ऐसी ड्राइंग्स देखी गई है जो ऊपर में ड्राइंग किया हुआ है, जिसमें एनिमल, वाइल्ड एनिमल का ड्राइंग किया गया है ताकि वो दूसरे लोगों को बता सके कि ये एरिया में वाइल्ड एनिमल रहती है, तो आप उसे ढूंढ सकते हो, आप उसे हंट कर सकते हो. सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो एक साइट के बारे में कुछ लिखा गया है, वो है भिमबितका. सो भिमबितका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. सो ये एक बहुत ही पुरानी साइट है जहां पे बहुत सारी केव्स है और रॉक शेल्टर है. पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड. तो आपको ये जो केव दिख रही है, केव या रॉक शेल्टर दिख रही है, पीपल ये सब जगह को ज्यादा चूज करती थी ताकि एक नेचुरल रहने की जगह मिल जाती थी और बारिश या तूफान हो या फिर गर्मी हो, ये सबसे शेल्टर भी मिल जाता था. दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली. नर्मदा वैली के बहुत क्लोज है. सो कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर. सो क्या आप बता सकते हैं कि क्यों यहाँ पे रहा जाता था, क्यों यहाँ पे रहते थे? ताकि वही बात, ये एक नेचुरली घर मिल जाता था उन्हें. अगर आपको नेचुरली घर मिल जाए तो फिर आपको घर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट था साइट्स. साइट्स क्या है? साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट, बिल्डिंग वर फाउंड. सो साइट्स क्या है? साइट्स है वो जगह जहां पे हंटर्स और गैदरर्स लोग अपने लिए घर बना के रहते थे. तो वहां से टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग, ये बहुत कुछ मिलता है. These were made, used and left behind people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even underwater. So ये जो चीज है, टूल्स, पॉट, ये सब चीज कभी कभी वो जगह पे ही मिल जाती थी, कभी कभी खुदाई करने पे मिलती थी, या कभी कभी वाटर के नीचे, रिवर के नीचे भी पाई जाती थी. फाइंड आउट अबाउट फायर. सो उन लोगों ने कैसे आग की खोज की, फायर की खोज की. फाइंड द कन्नौल केव्स ऑन मैप 2. तो जैसे कि हम लोगों ने मैप में देखा, कन्नौल केव्स जो नीचे की तरफ रेड ट्राइंगल है, नीचे राइट हैंड साइड में कन्नौल केव्स. तो वहां पे ऐश के ट्रेसेस पाए गए. ऐश क्या होता है? जब जलाने के बाद जो ऐश हो जाती है, वो ऐश की ट्रेसेस पाई गई. This suggests that people were familiar with the use of fire. तो ये बताती है कि तब के ज़माने के लोग आग जलाना जानते थे. तो इससे पता चलता है कि हाँ, उन लोगों ने आग भी जलाई है. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat and to scare away wild animals. So ये fire बहुत कामों पे आती है, जैसे कि आग, लाइट जलाने के लिए, या फिर खाना पकाने के लिए, या फिर वाइल्ड एनिमल को डरा के भगाने के लिए. सो ये कुछ नेम्स एंड डेट्स है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया है कुछ एरास को, जो एरा थी
वो थोड़ा देख लेते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग. सो हम जो वक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो पीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कौन से वक्त की पीपल है, ये कौन से जमाने के लोग हैं, ये लोग जो जमाने में थे वो जमाना का नाम क्या था. सो दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहले वाली जमाने की जो पीरियड है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है, वो सबसे पहली अर्लीस्ट पीरियड का नाम दिया गया है पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक नाम दिया गया है. दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. ये दो ग्रीक का शब्द है, दो ग्रीक शब्द है. पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन. पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब है ओल्ड, पुरानी, और लिथोस होती है स्टोन, पत्थर. द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्टोन टूल्स. तो ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उस वक्त पे स्टोन टूल्स बहुत पाई गई है. तो आप कह सकते हैं ये एक स्टोन एज एरा थी, एक स्टोन एज थी. द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. ये पैलियोलिथिक एरा 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक ये पीरियड थी पैलियोलिथिक एरा की. दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक. तो ये जो वक्त है 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक का, इसे तीन तीन पार्ट में तोड़ा गया है, भाग किया गया है. वो है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. सिर्फ पैलियोलिथिक में ही आपकी 99% ह्यूमन हिस्ट्री पाई जाती. द पीरियड व्हेन वी फाइंड environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. So ये मिडिल स्टोन पीरियड थी, 12,000 ईयर्स और 10,000 ईयर पहले के बीच. सो ये जो टाइम थी इसे कहते हैं मेसोलिथिक. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स. इस वक्त, इस टाइम में जो स्टोन टूल्स पाई जाती थी, पत्थर की जो टूल्स होती थी, हथियार होती थी, वो बहुत छोटी होती थी, इसीलिए उसे कहा जाता था माइक्रोलिथिस. तो लिथोस का मतलब है स्टोन और माइक्रो मतलब है स्मॉल, इसलिए कहा जाता था माइक्रोलिथिस. Microliths were probably stuck on the handles of bone or wood to make look such as saws and sickles. तो ये जो माइक्रोलिथ छोटी छोटी पत्थर होती थी, इसे शार्प करके चाकू की तरह बना के लकड़ियों में लगाई जाती थी ताकि वो सॉ या फिर एक्स की तरह काम करे. एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज. और इस वक्त में नए टूल्स तो थी, लेकिन पुरानी जमाने की टूल्स भी यूज की जाती थी, मतलब पैलियोलिथिक टाइम की टूल्स भी यूज की जाती थी. इसके बाद वाली जो स्टेज है वो है 10,000 ईयर्स अगो वाली स्टेज, जिसे कहा जाता है नियोलिथिक. सो नियोलिथिक का मतलब क्या है? वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस. यू विल फाइंड द नेम्स एंड मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर. तो आपको ये बाद में पता चलेगा. नियोलिथिक इज जो अभी के जमाने में है, मतलब जो मेसोलिथिक के बाद से जो यह स्टार्ट हुआ है, वो सारी की सारी नियोलिथिक के अंदर आती है. कब तक आती है, कहां तक आती है, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा. अ चेंजिंग एनवायरमेंट. अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. So 12,000 years ago पूरे वर्ल्ड में एक मेजर क्लाइमेट चेंज देखी गई. और ये क्लाइमेट चेंज में ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन बढ़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी. इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. और इसके वजह से बहुत एरिया में बहुत ज़्यादा घास उगने लगी, जो ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गई. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, cattle, that is animal that survive on grass. तो
जो एनिमल्स घास फूस खाती है उनके लिए ये बहुत ज्यादा खाना बन गया, और जिसके वजह से डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, इनका नंबर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा ये एनिमल्स बढ़ने लगे. सो दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम. सो अब जो इसे हंट करते थे वो लोग अब ये एनिमल को फॉलो करने लगा, क्योंकि वो लोग समझ में आने लगा, उन लोगों को, उन इंसानों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये लोग जहाँ पे खाना होता है ये लोग वहीं पे जाते हैं, तो अगर हम लोग भी इनका पीछा करते रहे तो हमें ये भी मिलेंगे, इन्हें भी हंट कर सकते हैं और इनके साथ साथ हमें खाना भी मिलेगा. सो लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन. सो बहुत कुछ उन लोगों ने एनिमल्स के बारे में जानने की कोशिश की, जैसे कि उनका खाने का तरीका, फूड हैबिट्स, ब्रीडिंग सीजन्स, जब उनका बच्चा कब होता है. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. So अब हम एक नई एरा के अंदर आ रहे हैं. हम लोगों ने हंटिंग एंड गैदरिंग से स्टार्ट किया था, अब हम लोग हर्डिंग एंड रियरिंग की तरफ जा रहे हैं. सो ये हर्डिंग और रियरिंग क्या है? हर्डिंग मतलब जब हम लोग गाय चराते हैं, आपने देखा होगा बहुत ऐसे जहाँ पे गाय चराया जाता है, शीप चराया जाता है, मतलब शीप और गाय को आपके ग्रासलैंड्स में चराया जाता है, जहाँ पे वो लोग ग्रास खाते हैं, फिर उन लोगों को इकट्ठा करके वापस फार्म में ले आया जाता है ताकि वो लोग फिर से दूध दे सके, वूल दे सके. एंड रियरिंग क्या होता है? रियरिंग मतलब वो जब उनके जब उनका दूध निकाला जाता हो या उनका वूल निकाला जाता हो, वो प्रोसेस हो जाता है रियरिंग प्रोसेस. जब आप एनिमल का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप वो प्रोडक्ट को बेच भी सकते हो या वो प्रोडक्ट को आप खुद यूज कर सकते हो. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. सो अब हम लोग दूसरे एरा में ढुक रहे हैं, जो है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. दिस वॉज ऑल्सो a time when several grain bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. सो ये वो एक वक्त था जब वीट, बार्ली, राइस अलग अलग जगह पे बढ़ना स्टार्ट हुई, उगना स्टार्ट हुई. Men, women, children probably collected these grain as food and learned where they grow and when they ripened. So जो men, women, children सब ये वीट, बार्ली, राइस को कलेक्ट करती थी, और वो लोगों ने इसके बारे में भी लर्न किया कि ये कैसे ग्रो होता है, कहाँ पे ग्रो होता है, और ये कब पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, मतलब कब हम इसे हार्वेस्ट कर सके, कब इसे हम लोग खा सके. This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people become farmers. और जब उन लोगों ने ये पढ़ने लगी तो उसके बाद जब उन लोगों ने सीख लिया कि हाँ, कहाँ उगता है, कैसे उगता है, कौन से मंथ में होता है, तब उन लोगों ने ये सोचा कि ये तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं. तो उस वक्त से फार्मिंग करना स्टार्ट हो गया, तो ये पीपल फार्मर बन गए. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near the shelters. So ऐसे बहुत बार हुआ है कि जो जंगली भैंसे होते हैं या फिर शीप होती है, इन लोगों को खाना दिया जाता था. शेल्टर में खाना दे दे के उन्हें टेम किया जाता था, उन्हें पोसा जाता था, ताकि उनको ये लोग फिर से ग्रासलैंड में चरा सके और वापस ले आके इनकी मिल्क, इनका वुल ले सके. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. सो सबसे पहली एनिमल जो टेम की गई थी वो है एक डॉग, क्योंकि आप डॉग को खाना दो, वो आपके पास बार बार आएगी. जब उसे पता चल जाएगा कि आपके पास से खाना प्रोवाइड हो सकता है तो वो आपकी वफादार बन जाएगी. तो सबसे पहला एनिमल जो टेम किया गया था वो है डॉग. लेटर people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. उसके बाद उन्होंने वो एनिमल को टेम किया जो आसानी से उनके कैंप के आसपास आ जाती थी, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, पिग्स, एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास. और बहुत इनमें से बहुत सारी ऐसे एनिमल्स है जो ग्रास खाती है.
Often people protected these animals from attack by other wild animals. This is how they become herders. So ये सब जो एनिमल को टेम किया जाता है, शीप गोट, इनको वाइल्ड एनिमल अटैक भी करती है, तो उन वाइल्ड एनिमल्स से इन लोगों को बचाया जाता है। और जब बचाते हैं तो वो हर्डर बन गए। तो हर्डर कौन होता है? जो गाय, शीप, गोट इन लोगों को चराती है ग्रासलैंड में एंड उन्हें सेफ भी रखती है, उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है वाइल्ड एनिमल्स से। सो वो है हर्डर्स। तो ऐसे ये लोग फार्मर्स एंड हर्डर्स बन गए। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस का नाम दिया गया है जिस प्रोसेस में पीपल प्लांट को ग्रो करते हैं खुद से, जैसे कि फार्मिंग, एंड एनिमल को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, जैसे कि हर्डिंग। तो हर्डिंग एंड फार्मिंग करने को जो करते हैं उनको, ये उनके प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहा गया है। Very often, plant and animal that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plant and animal that are not prone to disease. तो पीपल वही एनिमल, वही प्लांट को डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के लिए एक्सेप्ट करती है जो कोई टाइप की डिजीज ना दे, जो खतरनाक ना हो। They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. और वो लोग वही प्लांट को उगाती थी जो बड़े बड़े क्रॉप्स को ग्रो कर सके, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो उगाने में। Seeds from selected plants were preserved and sown to ensure that new plant will have the same qualities. So पुराने प्लांट की जो सीड होती है, अच्छे अच्छे सीड को प्रिजर्व किया जाता है और उसे फिर उगाया जाता है ताकि बहुत अच्छी क्वालिटीज और सिमिलर क्वालिटी की प्लांट दे सके। Among animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. So एनिमल के अंदर जो बहुत जेंटल एनिमल होती है, मतलब बहुत शांत एनिमल होती है, उनको ही चूज किया जाता था ब्रीडिंग करने के लिए, मतलब और भी बढ़ाने के लिए, बच्चे बनाने के लिए। As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. So यही तरीके से डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाइल्ड एनिमल से डिफरेंस हो गए। तो यही वक्त है जहां पे वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल में डिफरेंस पाई गई। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो आपको राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रहा है, बड़ी वाली जो टीथ है वो वाइल्ड एनिमल की है और जो छोटे वाले टीथ है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के हैं। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, month and in cases years. So अगर हम लोग कोई प्लांट की सीड को जमीन पे लगाते हैं तो उसे ग्रो होने में काफी वक्त लगती है। कभी कभी वो कुछ दिनों में हो जाती है, तो कभी कभी होने में हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी महीने, एंड बहुत कम केसेस में एक साल भी लग सकता है। So when people began growing plant, it mean that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and bird till the grain ripened. And then the grain had to be used carefully. So जब ये प्लांट लगाई जाती है तो जैसे मैंने कहा कि उगने में दिन भी लग सकते हैं, वीक भी, मंथ भी, और ऐसे बहुत से प्लांट है जो ईयर भी लग सकता है, एक साल भी लग सकते हैं। तो जब कोई प्लांट ग्रो होता है तो हम वो प्लांट को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो प्लांट को हमें वाटर देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। कोई एनिमल, जंगली एनिमल या बर्ड आ गए वो प्लांट को खराब करने के लिए, उन्हें भगाना पड़ता है। जब तक वो प्लांट तैयार नहीं हो जाती हमें उसका देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे में हम कहीं और नहीं जा सकते, हमें वहीं पे रहना है।
सो इससे क्या पता चलता है, जो पहले के पीपल थी, जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, वो लोग को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग खुद की फूड नहीं उगा सकते थे। वो लोग दूसरे पेड़ों पे, एनिमल पे डिपेंड करते थे। लेकिन अभी के जो ये वाले एरा के जो पीपल है, जो फार्मर्स एंड हर्डर्स के जो पीपल है, इन लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। ये खुद के क्रॉप्स, खुद के फार्मिंग कर सकते हैं, खुद के प्लांट उगा सकते हैं। सो इसके वजह से इन्हें ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इन्हें कहीं और जाना नहीं पड़ता। तो उन लोग एक जगह पे बसेरा बना के रह सकते हैं बहुत दिनों के लिए। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or woof basket or dug pits into the ground. So, अब जब आप फार्मिंग कर रहे हो, आप जब ग्रेन उगा रहे हो, आप जब प्लांट उगा रहे हो, तो आपके पास बहुत सारी राइस हो जाएगी, वीट हो जाएगी, बार्ली हो जाएगी। तो ये सब आप रखोगे कहाँ पे? आपको स्टोर करने का जगह चाहिए। तो स्टोर करने के लिए जगह के लिए तब के पीपल लोग बड़े बड़े पॉट बनाते थे, बास्केट बनाते थे, और इवन मट्टी खोद के एक पिट बनाया जाता था, एक गोल सा पिट बनाया जाता था, जहां पे वो लोग ये सब सामान को स्टोर करते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, तो एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जाता था? एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। अब एनिमल्स को तो आप कुछ ऐसा तो नहीं दे सकते जिससे उनका बच्चा हो जाए, वो नेचुरली होता था। तो अब उनके लिए भी तो कोई शेल्टर चाहिए होगा। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर एनिमल्स को और बहुत अच्छे से देखभाल किया जाए तो वो और भी ज्यादा जल्दी आबादी बढ़ाती है। दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. एनिमल जिसको रियर किया जाता है, जिसे बचाया जाता है, जिसे अच्छे से देखभाल करके रखा जाता है, वो आपके लिए खाना भी प्रोवाइड कर सकता है। फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो हम लोग फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में कैसे पता चला? टर्न टू मैप 2, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। तो अगर हम लोग वापस वो मैप में जाएंगे ऊपर वाले, तो आपको ये ब्लू स्क्वायर्स दिखेगी, जो एकदम टॉप में कश्मीर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ है। बुरजा, बुरजा होम, फिर मेहरगढ़, फिर चिरांद, कुलदीवा, दाऊजली, तो ऐसे और भी जगह है। सो टर्न ऑन द मैप टू, यू विल नोटिस नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, जो जैसे कि हम लोगों ने ब्लू स्क्वायर देखा, which marks the site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो ये जो जगह हम लोगों ने देखा, इन जगह पे सबसे पहला फार्मर्स एंड हर्डर्स का एविडेंस पाया गया आर्कियोलॉजिस्ट के तरफ से। आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पे सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स का एविडेंस ढूंढ के निकाला। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in the present day Kashmir, जो हम लोगों ने पहले देखा, and in east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmers or herders, scientists study evidence of plants and animal bones. तो अब ये पता लगाने के लिए कि ये सब जो साइट है, क्या यहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स हमेशा के लिए रहते थे, ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट जो प्लांट और एनिमल बोन मिला है उस सबको रिसर्च करने लगी। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। एक बहुत ही खास चीज आर्कियोलॉजिस्ट के हाथों में लगी, जो है जला हुआ खेत, जो ग्रेन होती थी, राइस जो बच जाती थी, उसे जलाया हुआ पाया गया। सो दिस मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। सो इसे जानबूझ के जलाया गया हो या फिर ये एक्सीडेंटली जल गया हो। Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in different parts of the continent. So, scientists ये सब grains को identify कर सकती है कि ये जो जला हुआ grain है, ये क्या है, ये क्या है। तो इससे पता चलता था कि वो लोग क्या क्या grains, क्या क्या crop उगाती थी। They can also identify the bones of different animal, और उन लोगों ने डिफरेंट एनिमल की जो हड्डियां मिली, उससे ये पता लगा लेते हैं साइंटिस्ट कि वो हड्डियां कौन से एनिमल्स के हैं। तो ये भी पता चल जाता है कि वो लोग कौन से एनिमल्स को
देखभाल करती थी या फिर टेम करके रखते थे। अब है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, in Burza home in present day Kashmir, मैंने सबसे पहले ऊपर में दिखाया मैप के बुरजा होम, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. वहां पे पिट हाउसेस पाई गई। पिट हाउस कैसी होती है? मट्टी के अंदर खोद के सीढ़ी लगा के वहां पे अंडरग्राउंड जो घर होती है वो बनाई गई थी। These may have provided shelter in cold weather. ये ठंड के समय बहुत ज्यादा वार्म रखती थी। Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. So घर के अंदर और घर के बाहर एक कुकिंग हर्ट पाई गई। कुकिंग हर्ट्स होती है जैसे आज के ज़माने में जो चूल्हे होते हैं जिसमें आग लगा के जलाई जाती है, जो फायरवुड से जलाई जाती है, और ऊपर में एक लकड़ी लगा के एक पॉट को लटकाया जाता है आग के ऊपर। सो वैसा टाइप का हर्ट घर के अंदर और बाहर बहुत जगह पाई गई। सो वेदर अगर खराब रहा तो घर के अंदर पकाई जाती थी, अगर वेदर अच्छा रहा तो बाहर पकाई जाती थी। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these were different from earlier Paleolithic tools, and that is why they were called Neolithic. So बहुत सारा stone tools भी पाया गया। These includes tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used to grind grain and other plant produce. So ये tools में से आप बहुत सारा ऐसा tools मिला जो बहुत sharp था, चाकू की तरह शार्प, जिससे काटा जाता था। और मोटर्स एंड पेस्टल्स भी पाए गए। मोटर्स एंड पेस्टल होते हैं जो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के काम आती है। जो मसाले को ग्राइंड किया जाता है उसे मोटर्स एंड पेस्टल्स कहा जाता है। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। और ये मोटर्स एंड पेस्टल्स जो है ये आज भी पाए जाते हैं। हालांकि ऐसे बहुत फैमिली है जो मिक्सर यूज करती है, मिक्सर ग्राइंडर यूज करती है मसाले को पीसने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी घरों में है जहां पे ये मोटल पेस्टल पाई जाती है जिससे मसाले को पीसा जाता है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन्स। सो पैलियोलिथिक के जमाने की जो टूल्स थी वो अभी भी मेसोलिथिक में यूज किया जाता था और हड्डियों से भी टूल्स बनाया जाता था। सो ये कुछ टूल्स है जो स्टोन से बनाई गई। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils, that now became an important part of the diet. So ये जो आपको पॉट दिख रही है, ऐसे पॉट बहुत बनाई गई जो मट्टी से बनाई जाती थी। जो क्ले होती थी, क्ले पॉट कहते थे, या मट्टी की जो पॉट बनाती थी वो पॉट बनाई जाती थी। और समटाइम्स वो पॉट को डेकोरेट भी किया जाता था और वो पॉट में कुकिंग किया जाता था, जैसे कि राइस, व्हीट, दाल, लेंटिल्स मीन्स दाल, ये सब पकाई जाती थी। Beside, they began weaving cloth using different kind of material, for example cotton that could now be grown. So तब के ज़माने जो कॉटन मिलती थी वो कॉटन से वो लोग कपड़े भी तैयार करते थे। Did things change in everywhere and all at once? Not quite. In many years, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand of years. So नेक्स्ट हजारों सालों तक ये चीज चलती गई। ऐसे बहुत सी जगह है जहां पे लोग हंट एंड गैदर करने लगे, एंड ऐसी बहुत सी जगह है जहां पे लोग फार्मिंग एंड हर्डिंग करने लगी। बिसाइड्स इन सम केसेस several thousand years, besides people tried to combine these activities doing different things during different season. So ऐसे बहुत सी जगह आई जहां पे ये लोग दोनों एक्टिविटीज को ज्वाइन कर दिया, जहां पे हर्डिंग और
गैदरिंग को फार्मिंग एंड हंटिंग के साथ भी जोड़ दिया, जहां पे आदमी सब एक साथ रहने लगे। अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मेहरगढ़ आगे चैप्टर में जाके ऐसे एक प्लेस बनने वाली है जो हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। जैसे हम लोगों ने देखा, अगर मैप में वापस जाएंगे तो मेहरगढ़ गुजरात के तरफ में है, इंडस वैली के तरफ में है। सो दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। सो ये साइट आपको बोलान पास के वहां मिलेगी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ईरान में जाने के लिए। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. So Mehergarh एक मतलब बहुत प्लेसेस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे पहली बार बार्ली एंड व्हीट ग्रो की गई और शीप एंड गोट को रियर किया गया। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये बहुत विलेजेस में से एक ऐसा विलेज है जो बहुत सालों पहले बहुत अर्लीस्ट विलेज में से पाया जाता है। एट दिस साइट many animal bones were found, bones of wild animals such as deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. तो ये जगह पे बहुत एनिमल्स की हड्डियां पाई गई, जैसे कि डियर, पिग, शीप, गोट सबकी। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. तो जैसे आपको लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, जो घर दिख रहे हैं वो स्क्वायर हाउस है, कुछ कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स भी हाउस होते थे। तो ऐसे बहुत सारी घर वहां पे पाई गई। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। तो जो घर हमें दिख रहा है फोटो पे, उसका 4 कंपार्टमेंट है, मतलब 4 रूम है। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। उनमें से कोई रूम सोने के लिए, कोई कुकिंग करने के लिए, कोई स्टोरेज के लिए यूज किया गया। सो जो हाउस है उसके नीचे में कुछ लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। तो मेहरगढ़ के हाउस कुछ ऐसे तरीके की दिखती होगी। सो अब आते हैं वापस आर्टिकल पे। व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। तो जब तब के जमाने में रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या पीपल जब मरते थे तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनको रेस्पेक्ट देती थी। तो कैसे रेस्पेक्ट दिया जाता था? पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। सो तब के ज़माने के लोग या अभी के ज़माने के लोग भी ये बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी कोई एक आफ्टर लाइफ होता है, डेथ के बाद भी एक और लाइफ होता है। सो बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। तो तब बरी किया जाता था, मट्टी के अंदर दफनाया जाता था। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सारी ऐसी बरियल साइट्स पाई गई है। In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. So, as thinking लेके ऐसा भी थिंकिंग लेके बड़ी किया जाता था कि जब एक इंसान मर गया तो उससे जब बड़ी किया जाता था, मट्टी के अंदर दफनाया जाता था, उसके साथ साथ एक गोट को भी दफनाया जाता था, ताकि थिंकिंग ये था कि जब वो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाएंगे, नेक्स्ट लाइफ में आएगी, तब वो गोट उसका खाना बनेगा। Elsewhere, cave paintings in France. Find France in your atlas. The painting below is from the cave in France. तो ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, ये फ्रांस के केव में पाई गई है ये पेंटिंग। This site was discovered by 4 school children more than 1000 years ago. ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, ये 4 स्कूल के बच्चे ने ढूंढ के निकाली। Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. ये paintings 20,000 और 10,000 years ago बनाई गई है। Many of these were animals such as wild horse and old cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear। तो ऐसे बहुत सारे animals की painting बनाई गई है। These colors were made from minerals like iron ore, ochre and charcoal. ये जो आपको कलर दिख रही है, ये
आयरन और चारकोल से बनाई गई है। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशंस। सो ये पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ये सब पेंटिंग्स कुछ सेरेमनी या कुछ ओकेशंस होती थी तब बनाई जाती थी, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल, या फिर कोई स्पेशल रिचुअल के लिए बनाई जाती थी। एंड दिस इज वन मोर एल्सवेयर, मतलब एक और पुरानी साइट के बारे में है जो इंडिया में नहीं है, बाहर की है। दैट इज अ नियोलिथिक साइट फाइंड टर्की इन एटलस। तो जैसे हम लोगों ने फ्रांस का एक देखा, अब टर्की के बारे में एक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट विच इज कैटल हुयुक वॉज फाउंड इन टर्की। एक और साइट है जिसका नाम दिया गया था कतल हुयुक, जो टर्की में है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, cowries from Red Sea, shells from Mediterranean Sea and used in the settlement. So यहाँ पे जो चीजें पाई गई है वो बहुत दूर दूर जगह से लाई गई है, जैसे कि सीरिया से फ्लिंट एक टाइप की पत्थर होती है, रॉक होती है। काउरीज, जो रेड सी के नीचे में जो काउरीज मिलती है जो शेल की तरह होती है वो पाई गई है, या फिर मेडिटेरियन सी में जो शेल्स होती है वो पाई गई है। एंड यूज इन द सेटलमेंट, तो जहाँ पे तब के इंसान जब सेटलमेंट बना के रहती थी वहां पे ये सब चीज पाई गई है। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ पैक ऑफ एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। तब के जमाने में कोई कार्ट नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, तो एनिमल के पीछे रख के या फिर पीपल खुद ये सब पैदल लेके आए थे। सो ये चैप्टर से हमें कुछ कीवर्ड्स मिली है, जैसे कि हंटर गैदरर, जो हंट करते थे और गैदर करते थे फूड्स। साइट तो जहाँ पे इन लोगों ने बसेरा बना के ठहरे हुए थे, जो सेटलमेंट्स थे वो साइट्स। हैबिटेशन मतलब जब आपके आसपास सब हैबिटेबल चीज हो, जिसके वजह से आप वहां पे रह सकते हो, जैसे कि आसपास वाटर मिल जाए, खाने के लिए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिल जाए, पेड़ मिल जाए, एनिमल्स मिल जाए, तो वो एक हैबिटेशन तैयार हो गया। फैक्ट्री, जहाँ पे सब चीज तैयार की जाती है वो फैक्ट्री। पैलियोलिथिक, जो सबसे फर्स्ट एरा था पैलियोलिथिक। मेसोलिथिक, जो सेकंड एरा है वो मेसोलिथिक है। माइक्रोलिथिक, जहाँ जो एरा में स्टोन टूल्स बहुत छोटी छोटी होती थी, इसलिए उसका नाम दिया गया माइक्रोलिथिक। डोमेस्टिकेशन, जब आप घर के अंदर खुद के पेड़ उगा रहे हो, प्लांट उगा रहे हो, क्रॉप्स उगा रहे हो, या फिर एनिमल्स को देख रहे हो, एनिमल्स को टेम कर रहे हो, तो वो बन गया डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। फार्मर्स, जो खेती बाड़ी करते थे, खेतों में काम करते थे, तो फार्मर्स बन गए। हर्डर्स, जो एनिमल्स की देखभाल करते थे, तो वो हर्डर्स बन गए। नियोलिथिक है लास्ट पीरियड, जो 10,000 ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ। एंड बरियल्स मीन्स जब कोई मर जाता था तो उसे दफनाया जाता था, तो दैट इज बरियल। तो ये था हमारा चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री क्लास 6 का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड इसका नोट मैं आपको नेक्स्ट जब मैं नोट्स वीडियोस बनाऊंगा तब मैं सब चैप्टर्स के अलग अलग नोट्स की वीडियोस में दे दूंगा। सो अब मिलते हैं आपके साथ चैप्टर 3 के वीडियोस में, एंड और भी करंट अफेयर्स वीडियोस भी आएंगे जो डेली आते हैं, उन पे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। सो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू।